जून 2026 में भारतवासियों ने 31,700 करोड़ से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाला। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा महीना है ऑफ एसआईपी इनफ्लो। एक लेवल पे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता नहीं इस 31,700 करोड़ में से मेरा कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। I'd like to believe कि थोड़ा सा तो रहा होगा। अगर आप 7 मिलियन लोगों में से कुछ लोगों ने इन वीडियोस को देखकर अपनी एसआईपी शुरू करी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट, क्योंकि आप अपने लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा इससे कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा। लेकिन इसी महीने एक और हैरतअंगेज डेटा स्टेटिस्टिक सामने आया। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया फेल टू 2.7% ऑफ जीडीपी। वर्ल्ड का एवरेज 7.3% है। तो एक तरफ हम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे हमारे पास बेइंतहा पैसे हैं एंड फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। दूसरी तरफ हम अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे कि 1990 हो। इस वीडियो में मैं 2027 का इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत इसलिए करी क्योंकि हर एक वीडियो में जहां मैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत या कोई भी टिप्पणी देता हूं, I always start with the most fundamental thing that everybody needs to know. इन्वेस्ट करने से पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जंग लड़ने से पहले अपने आप को सुरक्षित करना जरूरी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं डिट्टो के पास गया और मैंने बोला कि आप अगर इस वीडियो के पार्टनर बनेंगे तो बहुत ही इनक्रेडिबल सा वीडियो और बहुत ही इनक्रेडिबल सी पार्टनरशिप हो जाएगी। डिट्टो के साथ हम बहुत काम कर चुके हैं। मैंने पर्सनली उनको यूज किया है। कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं इन दिस प्रोटेक्शन जानेंगे वीडियो के बाद में। बट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। 2026-2027 पहले के सालों से अलग कैसे है? आरबीआई का जो रिपो रेट है, विच बेसिकली डिटरमिन्स की इंटरेस्ट रेट की बेसलाइन कितनी होती है, दैट इज अराउंड 5.25%, जो मैं अपने डॉक्यूमेंट में देख पा रहा हूं। इसका मतलब एफडी आपको हायर एंड पे 6.5-7% दे देगी। पीपीएफ का 7.1% रेट है। ईपीएफ का आई थिंक 8.25% है। ये नंबर बहुत सालों से, बहुत क्वार्टर से बदले नहीं है। इन्फ्लेशन का दर 6-6.5% है। लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लें, जो कि वाकई में हमारी जिंदगी का इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि हम एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं, हम बाहर खाने पे ज्यादा खर्च करते हैं, हम ट्रैवल पे ज्यादा खर्च करते हैं, वो आराम से 8-10% के करीब होगा। विच मीन्स नन ऑफ दीज फिक्स्ड रिटर्न स्टेबल एसेट्स इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे आफ्टर टैक्सेशन। बहुत बढ़िया है ये पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पैसा इनके तहत ग्रो तो नहीं करने वाला। मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी 50 अराउंड 20.8 पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ऑपरेट कर रहा है, विच इज नॉट चीप, नॉट एक्सपेंसिव, समवेयर इन द मिडल। रिटर्न्स पिछले 1-1.5 साल से कुछ जबरदस्त रहे नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव ही है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जर इकोनॉमीज जिसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव या स्टेबल या फ्लैट रही है। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं, दे आर एट अ पी रेशियो ऑफ अबाउट 32-33, सो दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव, स्लाइटली नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। एंड पता नहीं कि उनका शॉर्ट टर्म में क्या रिजल्ट आएगा। लॉन्ग टर्म में आई वुड से एवरीथिंग बैलेंसेस इटसेल्फ आउट। तो मैं लॉन्ग टर्म की इतनी चिंता नहीं करता, लेकिन अगर एक साल का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना हो और अभी शुरुआत करनी हो, मे बी थिंग्स आर डिफरेंट। फिर सोने की बात करते हैं। सोना 2026 में पागलों जैसे भागा, 70-80% अप्रिसिएशन हुआ, लेकिन उसके बाद एक 25% का करेक्शन हो चुका है। सॉरी, 2025 की बात कर रहा था। अगर आप 2026 जनवरी में इन्वेस्ट करते, क्योंकि सब लोग सोना खरीद रहे हैं, सब लोग सोना खरीद रहे हैं, तो आप भी भेड़ चाल में घुस जाते, तो आपका पैसा एक्चुअली डूब ही चुका है, बढ़ा नहीं है। मे बी अ करेक्शन विल कंटिन्यू टू हैपन, लेकिन फिर दुनिया में जंग भी चल रही है। गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ होल्डिंग करेंसी या होल्डिंग एसेट, तो शायद वहां वैल्यू अक्रू होती रहेगी। थोड़ा सा डामाडोल है, बट ओवरऑल इट हैज डिलीवर्ड अराउंड 10, 11, 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड। शायद वही रिटर्न आता रहेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबीज जो थे, जो मेरा फेवरेट डिवाइस था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो तो जा चुका है। ईटीएफ्स थोड़े से रिस्की माने जाते हैं। पर्सनली मैं ईटीएफ से इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, कुछ बैकिंग नहीं है, तो कल को अगर कुछ हो गया तो वो भी भाग सकते हैं। डिजिटल गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड ऑल्टरनेटिव, लेकिन वो थोड़े महंगे रहते हैं। फिजिकल गोल्ड इज ऑलवेज हार्डर, क्योंकि उसकी स्टोरेज की, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है। रियल एस्टेट की प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा टिकट साइज है, तो 50 लाख से नीचे तक कभी कोई बात ही नहीं करता है। 1 करोड़ तो ऑलमोस्ट ऐसे हो गया जैसे 1 रुपया हो।
तो हम इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? कर भी देते हैं तो रेंटल यील्ड इतनी पुअर है रेजिडेंशियल में, 2-3% मैक्सिमम आपको मिलता है एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू इन किराया एवरी ईयर। कमर्शियल करेंगे तो वो और महंगा है, उसकी रेंटल यील्ड 4-5-6% तक पहुंच जाती है, कुछ कुछ की थोड़ी ज्यादा भी है, बट हर एक इंसान की हैसियत औकात नहीं है। REITs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिटर्न उतना ज्यादा नहीं होता जितना रियल एस्टेट का है, क्योंकि रियल एस्टेट का रेंटल यील्ड रिटर्न जो है इंक्लूडिंग एप्रिसिएशन है मोटा मोटा 7-8% ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता है REITs का रिटर्न भी। तो वो भी अलग है। क्रिप्टो एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। इट हैज सीन मैसिव करेक्शन इन द लास्ट 1 ईयर। तो बिटकॉइन पे अब लोगों का भरोसा उठ चुका है, मेरा नहीं उठा है, बट ऑफ कोर्स इट इज ओनली फॉर द highly risk loving people, not recommended for more than 5% of your portfolio. ये सारा आज का सिनेरियो है। अब इसके चलते हमें एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनानी है फॉर नेक्स्ट ईयर, जिसकी शुरुआत हम अभी करेंगे। इन सब में एक इंपॉर्टेंट था, चेंज आया। चेंज था जब फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे इनकम टैक्स रेट्स जो है वो बदल दिए। इन द सेंस बदले नहीं, इनफैक्ट लेवल्स चेंज कर दिए। तो 12,75,000 तक की कमाई, इफ यू इंक्लूड द 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स फ्री हो चुका है। विच इज क्रेजी राइट, कि आप साल के 12,75,000 या महीने के 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं और आप उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो जो बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लोगों ने खरीदना बंद कर दिए, एंड द बिगेस्ट वन ऑफ दैट यूज्ड टू बी इंश्योरेंस। इसी के चलते इंश्योरेंस हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग सरप्राइजिंगली इन द पोर्टफोलियो ऑफ द नॉर्मल इंडियन, क्योंकि पहले हम इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए खरीदते थे, इंश्योरेंस के लिए बहुत कम लोग खरीदते हैं, विच शुड बी द रियल रीजन व्हाई वी बाय इट। ये सब कुछ अब कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को बदलेगा। सबसे पहले, जैसे मैंने हमेशा बताया, इन्वेस्ट करने से पहले दोस्त प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आई टेल यू व्हाई। आप फर्ज करिए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। साल में अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 60,000 बनते हैं, 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 1,20,000 बनते हैं। लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप मान भी लें कि 10-12% उसकी ग्रोथ रही है, तो साल के अंत पे वो 60,000 जो है वो मुश्किल से कुछ 63,000 बने होंगे। 1,20,000 है, वो मुश्किल से कुछ 1,26,000 बने होंगे, क्योंकि हर महीने का आपको एक ब्याज मिल रहा है एंड साल के अंत पे कुछ मिलेगा। भगवान ना करे, लेकिन एक हेल्थ कंडीशन आ जाती है, आपके परिवार में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है। आप रहते हैं एक बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे। वहां अगर आप एक रात भी अस्पताल में बिताते हैं तो कम से कम खर्चा 15 से 20,000 रुपए। 2-3 रातें अगर आपको रहना पड़ता है, उसके ऊपर टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर कोई और पोस्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हो जाते हैं। देखते देखते रातों रात आपके 1 से 2 लाख रुपए जा सकते हैं। तो पूरे साल आपने 10-10 हजार रुपए बचाकर जो जमा पूंजी इकट्ठी करी थी 2 दिन के अंदर सफा चट हो सकता है। दैट इज वाई प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड जब तक आपके पास ये प्रोटेक्शन नहीं है, तब तक इन्वेस्ट करना जेन्युइनली बेवकूफी है, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लें वो इन्वेस्टमेंट करने में, एक इमरजेंसी सब कुछ हटा सकती है। और ये तो सिर्फ मैं हेल्थ की बात कर रहा था, लाइफ की बात करेंगे तो और चीजें डरावनी हो जाती हैं। हाल ही में somebody that I know, she lost her father overnight, heart attack, 52 years of age. मैं 45 का, 46 का होने वाला हूं। 6 साल मुझसे बड़े थे, healthy, used to take care of his life, his health, his diet, सब कुछ, passed away. अगर ये किसी के साथ हो जाए एंड वो इंसान उस परिवार में सोल अर्निंग मेंबर है, आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पे रातों रात उस इंसान के होने का एक ह्यूज गैप तो आ ही गया, लेकिन एक फाइनेंशियल रियलिटी भी उनको हिट करेगी कि खर्चे जो उनकी आमदनी से निकलते थे वो कहां से आएंगे। जो कर्ज लिया हुआ था घर के लिए, गाड़ी के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, जो भी कुछ, वो कैसे चुकाएंगे। जो बिजनेस वो चला रहे थे जिसमें खर्चा जाता था, वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। इट्स सच अ स्कैरी सिचुएशन टू बी। एंड जिंदगी में ना कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है।
हम सबको लगता है कि वो किसी और के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हमारे साथ होता है ना, तभी एहसास होता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड या नॉट प्रिपेयर्ड है। तो लाइफ इंश्योरेंस, एक 30 साल की उम्र नॉन स्मोकिंग इंसान के 1 करोड़ का कवर साल का पता कितना कॉस्ट करता है? 9 से 10,000। आप महीने में हजारों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सालों तक करेंगे और वो करोड़ रुपए नहीं बन पाएंगे, और वही करोड़ का कवर आपको 1,000 रुपए महीने से कम में मिल जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर आप वाकई में समझदार हैं, why would you not go for this option? हमारा देश अभी भी 2.7% जीडीपी क्यों है ऑफ इंश्योरेंस कवर? एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार भी बोल रही है, तभी वो मानती है, तभी उन्होंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे जीएसटी हटा दिया। देयर इज नो जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस के प्रीमियम पे आपको 18% एडिशनल नहीं देना पड़ता है। सो क्लियरली एवरीबडी इज सेइंग इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है। टैक्स बचाने के लिए प्लीज उसको मत यूज करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करिए। बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान हैं, बहुत सारे नाम सजेस्ट करते हैं कि यही बेस्ट इंश्योरेंस प्लान है, बहुत सारे एड ऑन्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और आसान नहीं बनाते। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए डिट्टो इंश्योरेंस अपने एडवाइजर्स के थ्रू आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान फॉर यू रेकमेंड करता है। दे डोंट हैव एनी मोटिव टू रेकमेंड अ प्लान एक्सेप्ट कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा होगा। It's a registered insurance advisory platform. It's registered by the IRDAI, which is the insurance authority of this country. It's backed by Zerodha, which is one of my favorite products in the country. And they have been at this financial awareness journey for a really long time. Founders जो हैं वो एक बहुत बढ़िया न्यूज़लेटर चलाते हैं by the name of FinShots. तो बहुत सालों तक चलाया, एक बहुत trusted network बनाया. Then they went on to launch Ditto, and they've been doing, in my opinion, a really good job, क्योंकि बहुत अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, बहुत ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, बहुत पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन, कोई स्पैम नहीं है, पीछे नहीं पड़ते हैं आपके कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लो, आपने बात करी थी परसों, क्या सोचा, क्या किया, क्या डिसाइड हुआ, वो सब कुछ नहीं। एंड अगर आप उनसे इंश्योरेंस खरीदते हैं, दे आर रियली हेल्पफुल इन द क्लेम प्रोसेस, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है ना, कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना तो बहुत आसान है, किसी ने प्रीमियम कमा लिया, वो तो निकल गए, लेकिन जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा एंड क्लेम इशू करना होगा या लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम लेना होगा, दैट इज अ रियली इंटेंस प्रोजेक्ट। बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं। टू नेविगेट थ्रू ऑल ऑफ दैट, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। एंड द गुड थिंग इज कि आप एक 30 मिनट की फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टू जस्ट गेट स्टार्टेड। इस बुनियाद पे, इस फाउंडेशन पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रोच मैं 4 सैलरीज के लिए बनाऊंगा। अगर आप 25,000 रुपए महीना कमाते हैं, आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, या आप 2 या 2 से ज्यादा लाख रुपए महीना कमाते हैं, शुरू करते हैं 25,000 से। 25,000 रुपए महीने पे आपका इनकम टैक्स जीरो है। ईपीएफ काट कूट के, जो कि यूजुअली 1,800 रुपए होता है, यू विल गेट अराउंड 23,000 रुपीज, मान लीजिए, इन हैंड। स्टेप 1, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक एसआईपी शुरू करिए इन अ लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो भी आपके 3 महीने का खर्चा है, जितना भी है, वो आपके एक इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए, और उसके लिए आप पैसे बटोरने शुरू करेंगे। लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या है? थिंक ऑफ इट लाइक एन एफडी, लेकिन म्यूचुअल फंड के रूप में। तो थोड़ा सा बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, उस म्यूचुअल फंड को कभी भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा, जब भी आप उस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, जितना भी बेचना चाहें, 24 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो इट्स एज लिक्विड एज कैश इन द बैंक, तभी उसको एक लिक्विड म्यूचुअल फंड बोला जाता है, एंड इट गिव्स यू स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन एफडी। तो वहां आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क करेंगे। स्टेप नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। एक 5 से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर यू एंड योर फैमिली इज व्हाट इज अ गुड स्टार्टिंग वन, स्पेशली अगर आप एक टियर 1 सिटी में रहते हैं। यूजुअली अगर आप 25 से 30 साल के हैं, इट विल कॉस्ट अबाउट 400 to 600 रुपीज अ मंथ। स्टेप 3, जैसे मैंने बताया, अगर आपका परिवार आपकी आमदनी पे निर्भर करता है, तो आपको फिर लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 25 लाख से 50 लाख का कवर सही रहेगा, बिकॉज आपकी आमदनी उतनी ही है, उतना ही शायद आपकी अलाउंस भी होगी ऑफ द इंश्योरेंस कवर यू कैन गेट। एंड फिर स्टेप नंबर 4, ये सारी चीजें करने के बाद जितना भी पैसा बच जाए, चाहे वो 1,000 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, आप उसकी एक एसआईपी शुरू करेंगे। एंड टू स्टार्ट विद, यू विल प्ले इट सेफ। आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे, लेकिन उसमें भी अ सेफर ऑप्शन, विच इज द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये
भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, तो वही रिलायंस, वही SBI, वही HDFC, यूजुअल सस्पेक्ट्स, एंड आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर आप इंडिया के ऊपर भरोसा रखते हैं तो ये 50 कंपनीज आपको आगे ले जाएंगी ऑन हिस्टोरिकली 12 to 13% लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अगर आप 2,000 रुपए भी, मात्र 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 30 साल के लिए करेंगे, वो 11% पे भी अगर ग्रो करेगा, आपके पास 44 लाख रुपए होंगे। सो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यू कैन एक्चुअली गेट टू योर रिटायरमेंट इनकम। लेकिन एक चीज जो आप प्लीज करने की कोशिश करिएगा, जब आप SIP करते हैं, SIP करते हैं, SIP करते हैं, तो उसको एक स्टेप अप SIP बनाइएगा। मतलब हर साल उसको एक परसेंटेज से बढ़ाइएगा, आइडियली 10%, मिनिमम 5%, ताकि जो आप फर्ज करिए 2,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, अगले साल वो 2,200 रुपए की हो जाएगी, एंड अगर आपने 5% से बढ़ाया तो 2,100 रुपए की हो जाएगी, विच इज 5% ऑफ 2,000। तो आप हर साल अपनी SIP धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ज्यादा झटका भी नहीं लगेगा, ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके जो इन्वेस्टमेंट है विल मेक अप फॉर अ ह्यूज अमाउंट। टू गिव यू अ सेंस, अगर मैं स्टेप अप SIP कैलकुलेट करूं, 2,000 रुपए से शुरू करते हैं, तो अगर मैं 2,000 रुपए डालूं और हर साल 5% से उसको बढ़ाऊं, एंड लेट्स से 12% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और ये 30 साल तक करते हैं, तो आपके पास एट द एंड ऑफ 30 इयर्स 93.5 लाख रुपीस होंगे। अगर आपने ये स्टेप अप नहीं किया होता, मतलब ये 5% से हर साल नहीं बढ़ाते, तो वो 93.5 लाख के बजाय आपके पास सिर्फ 66 लाख रुपीस होते। मतलब करीब 30 लाख रुपए आपने और जोड़ दिए इन योर फाइनल कॉर्पस बाय merely increasing your SIP by 5% every year। अगर यही आप 10% से बढ़ाएंगे, आपके पास 30 साल बाद 1,60,00,000 रुपए होंगे। That's the power of step up, जो आपको कंसिडर करना चाहिए। 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह, सबसे पहले इमरजेंसी फंड, लेकिन अब 3 महीने का नहीं, 6 महीने का। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए पे आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे, आपकी आमदनी ज्यादा हो चुकी है तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी। वही लिक्विड म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे, एंड आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 महीने का खर्चा मेरे पास हमेशा 24 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध हो। स्टेप 2, प्रोटेक्शन रो। इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों आएगी। लाइफ इंश्योरेंस 50 लाख से 1 करोड़ का कवर अराउंड 600 से 900 रुपए महीने का पड़ेगा, प्लस 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो 600 से 800 रुपए का पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि अगर आपकी कंपनी आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों देती है, उसके बावजूद आपका एक पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि जिस दिन आप कंपनी छोड़ेंगे, और इस जमाने में तो कंपनियां बहुत जल्दी जल्दी छोड़ी जाती हैं, आपकी वो इंश्योरेंस लैप्स हो जाती है। तो जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ना आपको ऑफ कंटिन्यूइंग एन इंश्योरेंस, वो आपको नहीं मिलते हैं इन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, तो इसलिए पर्सनल इंश्योरेंस। स्टेप 3, हम इक्विटी SIP करेंगे। जितना भी पैसा बच जाए, आइडियली इस 50,000 रुपए की तनख्वाह पे 6 से 8,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। निफ्टी 50 तो चलेगा ही, प्लस एक और म्यूचुअल फंड ऐड करेंगे जो कि एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होगा। तो फर्ज करिए आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही 5% का एनुअल स्टेप अप मान लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि आप निफ्टी 50 और फ्लेक्सी कैप दोनों में कर रहे हैं, तो करीब 13.5% के मान लेते हैं। 30 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास 30 साल बाद 4,88,00,000 रुपए होंगे। इट्स क्रेजी राइट, कि कितने छोटे छोटे अमाउंट से आप कितना बड़ा अमाउंट एक्वायर कर सकते हैं सिंपली थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और स्टेप 4 ऑप्शनल है, 1,000 से 2,000 रुपए अगर बच गए, गोल्ड ETF में डाल देंगे। अगेन ETF आपकी इच्छा है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन ETF मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन है। गोल्ड इसलिए ताकि थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट हो जाए, कि स्टॉक मार्केट में हमने काफी कुछ डाला हुआ है, तो गोल्ड में भी डालेंगे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर स्टॉक मार्केट डाउन होगा, गोल्ड थोड़ा सा हमें मेंटेन करके रखेगा। 1 लाख रुपए महीने की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड, लेकिन इसमें भी 6 महीने कम से कम। स्टेप 2, प्रोटेक्शन पे आते हैं। टर्म कवर लेंगे, 1 से 2 करोड़ का कम से कम होना चाहिए, एंड ये मोटा मोटा 800 से 1,500 रुपए महीने तक आएगा। हेल्थ कवर आप 10 लाख से शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर एक टॉप अप भी ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट इट कुड बी 1,000 to 2,000 रुपीस पर मंथ एडिशनल। स्टेप 3, इक्विटी SIP। इस सैलरी रेंज पे 15 से 18,000 रुपए आपको हर महीने इन्वेस्ट करने चाहिए। हम करेंगे करीब 60% निफ्टी 50 में, अराउंड 30% फ्लेक्सी कैप में, अराउंड 10% एक मिड कैप या एक स्मॉल कैप में। ब्लेंडेड रिटर्न हमारा आराम से करीब 15% आ सकता है। तो वही देखें कि अगर हम फर्ज करिए 18,000 रुपए डाल रहे हैं,
5% से हर साल बढ़ाएंगे एंड 15% इस बार हम एनुअल रिटर्न मानेंगे। 30 साल तक हम इन्वेस्ट करेंगे। 30 साल बाद हमारे पास 14 करोड़ 45 लाख रुपए होंगे। स्टेप 4, 5 से 10% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का गोल्ड ETF या REIT, जो आपकी इच्छा हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो। मेरा प्रेफरेंस गोल्ड रहेगा हमेशा। कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स मिले हैं एंड गोल्ड इज ऑल्सो अ गुड एसेट टू ओन। दैट विल एड टू द बैलेंस ऑफ रिस्क। फाइनली बात करते हैं 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह। इस पॉइंट पे आपने टैक्स देना शुरू कर दिया है। आपका टेक होम करीब 1.5 लाख से 1.7 लाख पर मंथ है। स्टेप 1 इमरजेंसी फंड, लेकिन इस पॉइंट पे कम से कम 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए या इन एब्सोल्यूट अमाउंट 6 से 8 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड की SIP शुरू करेंगे उसके लिए। नंबर 2 प्रोटेक्शन। टर्म कवर इस सैलरी रेंज पे कम से कम 2 से 5 करोड़ का होना चाहिए। यूजुअली 15 से 25 गुना ऑफ योर सालाना इनकम शुड बी योर आइडियल कवर। हेल्थ इंश्योरेंस 25 से 50 लाख की होनी चाहिए। फैमिली प्लान, इस टोटल का खर्चा करीब 4 से 5 हजार रुपए महीना आएगा। मतलब आपकी आमदनी का 2% 100% आपके प्लान को सुरक्षित बना रहा है। इनसेन आर्बिट्राज। इस सैलरी रेंज पे स्टेप 3 आपकी इक्विटी SIP 40 से 50 हजार रुपए महीना होनी चाहिए। निफ्टी 50 में वही 50 से 60%, फ्लेक्सी कैप अराउंड 30% एंड 10 से 20% आपका मिड कैप या स्मॉल कैप। तो फर्ज करिए अगर हम 50 हजार रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5% से बढ़ाएंगे, 15% ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न 30 साल के लिए, हमारे पास 30 साल बाद 40 करोड़ 8 लाख रुपए होंगे। अब बात करते हैं 3 गलतियों की जो हर एक इंसान इस 2027 के इन्वेस्टमेंट प्लान में कर सकता है लेकिन नहीं करना है। गलती नंबर 1, पिछले साल के विनर्स को चेस करना। 2025 में सोना उठ गया 70-80%, फिर लोगों ने बोला भाई ये तो बहुत उठ गया है, अब तो खरीदना पड़ेगा। लोगों ने खरीद लिया। 2026 में 25% डाउन है, अब वो रो रहे हैं। सेम थिंग विल हैपन फॉर सम स्टॉक एज वेल। कोई स्टॉक खरीद लिया, भाई एनवीडिया खरीद लिया, US में बहुत बढ़िया सा काम कर रहा है, अब वो उतना काम नहीं कर रहा है, लोग रो रहे हैं। प्लीज भेड़ चाल में मत बसिए। मार्केट कहां जाएगी, कैसे जाएगी, हम एक्सपर्ट्स नहीं है। इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है कि किसी और की जिम्मेदारी है 24 घंटे की ये ट्रैक करना कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा बेचें, कितना खरीदें, कितना बेचें। मेरा सिर्फ एक ही काम है, पैसे कमा के इन्वेस्ट करना, फिर उनकी जिम्मेदारी संभालना। एंड दैट इज व्हाई आई वुड रेकमेंड डोंट चेस ट्रेंड्स, जस्ट रेगुलरली इन्वेस्ट। गलती नंबर 2, बहुत बड़ी गलती, जब मार्केट डाउन होनी शुरू हो जाती है SIP रोक देना। भाई यही तो SIP का फायदा था, अभी तो जादू दिखने वाला था तुम्हें और अभी तुमने वो जादू हटा दिया। SIP काम क्यों करती है? SIP काम इसलिए करती है क्योंकि आप हर महीने की 1 तारीख को खरीद रहे हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। अगर ऊपर होगी तो ज्यादा दाम पे खरीदेंगे और कम खरीद पाएंगे, नीचे होगी तो कम दाम पे खरीदेंगे, ज्यादा खरीद पाएंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब एवरेज आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट एवरेजिंग ऑफ परचेस। एंड इसीलिए SIPs काम करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप मार्केट जब डाउन जा रही है तब SIP रोक देते हैं तो आप तो वही फायदा जो आपको मिलने वाला था कि आपको सस्ते में चीजें मिल रही थी, और जब मार्केट वापस जाएगी तो वही मुनाफा आपको दिखेगा, वही आपने हटा दिया। तो वो गलती नहीं करनी है दोस्त, SIP करते रहिए। और तीसरी गलती, प्रोटेक्शन को पोस्टपोन करना। जब हम अपने 20s में होते हैं ना तो ऐसा लगता है यार हम तो जवान है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ी होगा, अभी थोड़ी मर जाएंगे, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। लेकिन इसी जवानी में ना थोड़ा सा भी अमाउंट आपको फाइनेंशियली बहुत पीछे ले जा सकता है, उसीलिए आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन पोस्टपोन नहीं करना है दोस्त, समझदारी से हमेशा अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, फिर अपने पैसे को ग्रो करवाना। तो ये है 2027 का सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान जिसके बारे में आप सोचना शुरू कर सकते हैं एंड देन आने वाले महीनों में इंप्लीमेंट करिए। जैसे मैंने बताया, बेस्ट टाइम है इंश्योरेंस खरीदने का, GST हट चुका है, कोई टैक्स का आपको अब बहाना नहीं चाहिए होना कि इंश्योरेंस इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि टैक्स बचाना है। इंश्योरेंस इसलिए खरीदिए क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एंड इन्वेस्टमेंट तो आपको कल शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन कल नहीं करी तो आज से करिए। SIP का दर बढ़े जा रहा है, आपको इस देश के वेव का एक हिस्सा बनना है। एंड आई वुड लव फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिल्ड योर फ्यूचर। अंकुर वालेकुम, साइनिंग ऑफ।